हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज यहाँ पर जो पिछले लेक्चर में अधूरा सेट रह गया था उसी को आज कंप्लीट करना है। ये सेट नंबर है आपका 5वां 2019 का सेट है। 324 EM इसका कोड है। इसके हमने पिछले वाले लेक्चर में 6 प्रश्नों को कंप्लीट कर दिया था, जो कि आपके एक एक नंबर के, दो दो नंबर के और 5-5 नंबर के प्रश्न होते हैं, उनको सबको कंप्लीट कर दिया था। आज यहां पर बड़े प्रश्न अर्थात दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो कि क्वेश्चन नंबर 7वां 8वां 9वां है ना, उनको यहां पर आज कंप्लीट करना है। ठीक है, 8-8 नंबर के हैं, बड़े बड़े प्रश्न हैं। तो बच्चों यहां पर ये पहला क्वेश्चन है 7वें प्रश्न का पहला क्वेश्चन का वाला है, उसको देखते हैं। इसमें कहता है कि एक आव्यूह का हमें प्रारंभिक संक्रिया विधि से इनवर्स ज्ञात करना है। क्या करना है? प्रारंभिक संक्रिया विधि से, प्रारंभिक संक्रिया से इसका हमें क्या करना है? व्युत्क्रम ज्ञात करना है, ए इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, अगर आव्यूह कोई ए है तो प्रारंभिक संक्रिया से क्या करना है? ए इनवर्स ज्ञात करना है। बच्चों यहां पर प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं, है ना। कभी अगर ये आपको आव्यूह दिया जाए तो इसको पंक्तियों के रूपांतरण से भी किया जा सकता है और या फिर स्तंभ के रूपांतरण से किया जा सकता है। हम यहां पर पंक्ति रूपांतरण से बताने की प्रयास करेंगे। देखो, पंक्ति के रूपांतरण से इसका हम ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। यहां पर ऐसा दिया नहीं गया है कि इसमें हम पंक्ति रूपांतरण से इसका इनवर्स ज्ञात करें या फिर स्तंभ रूपांतरण से करें, इसमें ऐसा कहा नहीं गया है। तो आपका मन जिस विधि से आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम पंक्ति रूपांतरण से इसका इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं। पहले स्टेप में बच्चों क्या लिखते हैं यहां पर? a बराबर आई ए। बहुत बार ये क्वेश्चन हुआ है, बहुत बार हुआ है, एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं। इसको क्या लिखते हैं? a बराबर आई ए। पहले स्टेप में हम ये लिखते हैं, a मतलब दिया गया आव्यूह लिखते हैं, आई का मतलब तत्समक आव्यूह, है ना। क्या करते हैं? तत्समक आव्यूह का मतलब होता है जिसके मुख्य विकर्ण पर केवल एक एक अवयव होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट शून्य होते हैं। तो यहां पर देखो इस तरीके से लिख लेते हैं, ये a है, इसको लिखेंगे 0 1 2 और यहां पर 1 2 3 और इसके यहां पर 3 1 1 ये अवयव दिए गए हैं। और यहां से देखो ये हमारा जो आई है, आई का मतलब तत्समक आव्यूह लिखना है 3 × 3 क्रम का, उसको देखो ऐसे लिखना है, मुख्य विकर्ण पर एक एक अवयव और बाकी सब अवयव शून्य होते हैं। ये हमारा ए ज्यों का त्यों। ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। तो अब यहां से देखो हमें क्या करना है बच्चों, इसको हम जहां पर ए लिख रहे हैं उस ए को हमें आई में कन्वर्ट करना है, मतलब तत्समक आव्यूह इसको बनाना होता है। तो ये अगर तत्समक आव्यूह बन जाए तो इसको हम ये मान लें कि ये तत्समक मतलब आई बन जाए, है ना। और ये हमारा क्या होता है? ए इनवर्स हो जाएगा। और ये इनटू में ए लिखा है, तो बच्चों ये जहां पर ये आएगा ना कन्वर्ट होके, इसी को हम ए इनवर्स कहते हैं, है ना। ये ए है, ये ए इनवर्स है और ये आई अगर बन जाए तब, ये अगर आई बन जाएगा तो ये ए इनवर्स अपने आप बन जाएगा, ए अपना ज्यों का त्यों। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है कि ये आई बन जाए, मतलब ये तत्समक बन जाए। तो भाई तत्समक बनाना है तो बच्चों जहां पर शून्य लिखा है ना, ये इसको 1 बनाना होगा, इसको 1 बनाना होगा, 2 जहां लिखा है उसको भी 1 बनाना है, जहां 1 लिखा है वो तो ठीक है, बाकी सब अवयव शून्य बनाना है, ऐसा करना है। मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 1 चाहिए, बाकी सब अवयव शून्य बनाना है। इस तरीके से संक्रिया हमें लगा देनी है। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। पहले जो 0 को हमें 1 बनाना है, कैसे बनाएं? इसको ऐसे कर लें कि जो R1 है उसको R2 पर और R2 को R1 पर एक्सचेंज कर दें, आप उसमें अदला बदली कर दें। क्योंकि हमें यहां 1 चाहिए तो इस 1 को ऊपर ले जाओ, 0 को नीचे ले आओ। तो इस तरीके से कर दो 1 2 3 1 2 3, ये पहली वाली रो पर लिख दें। और ये आपका जो पहली वाली रो है उसको दूसरे पर लिख दें 0 1 2। और ये तीसरी रो लिखी है, इस पर कोई चेंज नहीं किया गया है, तो 3 1 1 इसको ज्यों का त्यों लिख दें। तो बच्चों अगर इधर किया है तो बस वैसा ही यहां करना है। ये आपका है 0 1 0, यहां पर है 1 0 0, यहां पर है 0 0 1, इसको ज्यों का त्यों और इनटू में ए। ठीक है, ये वाली जो रो थी उसको हमने इस पर लिख लिया और ये वाली यहां पर लिख दिया, मतलब आपस में अदल बदल के लिख दिया। ये R3 हमारी ज्यों की त्यों। ठीक है भाई, इसके बाद में बच्चों क्या करते हैं, यहां पर तो कोई 0 चाहिए, मिल गया। यहां 3 को भी अब 0 बनाना है। क्या करना है? 3 को 0 बनाना है। तो भाई यहां पर R3 को बदलना पड़ेगा। R3 को ऐसे बदलें कि ये हमारा R3 और इसमें से हम अगर घटा दें
कितना घटा दें, ये R1 में 3 का गुणा करके, इसमें 3 का गुणा करें तो 3 ये हो जाएगा और ये 3 में से 3 घटेगा तो 0 हो जाएगा। तो बस यही काम देखो यहां करके लिख देते हैं। ये R1 को कुछ नहीं करना है 1 2 3, R2 को कुछ नहीं करना है तो 0 1 2, R3 को बदल के लिखना है कैसे, यहां पर 3 है और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 में से 3 घटाओ 0, इसमें 3 से गुणा करोगे 3 दूनी 6, 1 में से 6 घटाओगे तो माइनस का 5 बचेगा। यहां 3 का गुणा करोगे 3 त्रिका 9 हो जाएगा तो 1 में से 9 घटाओगे तो माइनस का 8 बचेगा। और बस जो यहां किया है वही यहां करना है। R1 को नहीं बदलना है 0 1 0, R2 को नहीं बदलना है 1 0 0, R3 को बदलना है। कैसे बदलना है, यहां पर R1 में 3 से गुणा करो तो ये 0 में तो गुणा करोगे 0 ही रहेगा और 0 में से घटाओ 0 होगा। यहां 3 से गुणा करोगे 3 एकम 3, 0 में से 3 घटाओगे माइनस का 3 और यहां पर 3 से गुणा करोगे 0 रहेगा, 1 में से 0 घटाओगे तो 1। और ये हमारा ए ज्यों का त्यों चल रहा है। बोलो बच्चों यहां तक क्लियर है बात। चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्या करना है, यहां देखो हमें 0 चाहिए था, मिल गया, दूसरा ये भी 0 हो गया। अब यहां भी देखो 0 चाहिए, यहां ऊपर जो 2 लिखा है यहां भी 0 चाहिए, यहां तो 1 चाहिए, मिल गया। तो इसको भी देखो हमें क्या करना है, इसको 0 बनाना है। कैसे बन सकता है, यहां पर ये R1 है, इसमें R2 है, इसमें 2 से गुणा करो तो 2 एकम 2 बन जाएगा, इस 2 में से 2 घटाओगे 0 बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, देखो यहां पर लिखना है R1 को बदल के लिखना है R1 माइनस 2R2। ठीक है, R2 में 2 से गुणा करो और R1 में से घटा के यहां लिख दो। देखो इसमें 2 से गुणा करोगे 0 रहेगा तो 1 में से 0 घटाओगे 1, ये 2 है, इसमें 2 से गुणा करोगे 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाओगे 0। यहां पर देखो 2 3 लिखा है, इसमें 2 से गुणा करोगे 4, 3 में से 4 घटाओगे माइनस का 1। इतनी बात ठीक है बच्चों। R1 को बदल के लिख दिया R2 R3 ज्यों का त्यों, ये 0 1 2 और यहां पर 0 माइनस में 5 और ये माइनस का 8 हमें ज्यों का त्यों रखना है। इसके बाद देखो यहां भी बदलना पड़ेगा, R1 को बदलो कैसे, R2 में 2 से गुणा करते जाओ, यहां 0 है, यहां 2 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2, 0 में से 2 घटाओगे माइनस का 2, यहां 1 है, इसमें 2 से गुणा करोगे 0 रहेगा तो 1 में से 0 घटाओ 1 बचेगा, ये 0 रहेगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसको तो बदला नहीं गया है, R2 को R3 को ज्यों का त्यों लिखना है, ये 1 0 0 और R3 भी ज्यों का त्यों लिखना है 0 माइनस 3 और 1। ये हो गया हमारा इनटू में ए। इतनी यहां तक क्लियर है बच्चों। अब देखो ध्यान से समझो, इसको भी 0 बनाना है, ये -5 लिखा है, इसको भी 0 बनाना है, मतलब R3 को बदल के लिखना है। R3 को ऐसे बदलो कि ये हमारा R3 जो लिखा है, इस R3 में अगर R2 में 5 से गुणा करो, R2 में 5 से गुणा करो और इसके साथ जोड़ दो, देखो शून्य हो जाएगा, हमें शून्य ये चाहिए। इसमें जब 5 का गुणा करोगे इसके साथ जोड़ोगे -5 + 5 0 हो जाएगा कि नहीं, तो बस यही चाहिए हमें। आगे क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, जो हमें एलिमेंट 0 बनाना है वो 0 बनना चाहिए, बाकी फिर कौन एलिमेंट्स क्या बनता है उससे कोई लेना देना नहीं। देखो यहां पर है 1 0 -1, ये ज्यों का त्यों लिखो। R2 भी हमें ज्यों का त्यों लिखना है। R3 हमें बदल के लिखना है, देखो ये 0 है, यहां से 5 से गुणा करो, इसमें 5 से गुणा करोगे 0 ही रहेगा, 0 में 0 जोड़ो 0 हो जाएगा, 5 से गुणा करो 5 और ये -5 जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, यहां 5 से गुणा करो 5 दूनी 10 और ऋण का 8 है तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, जोड़ोगे तो कितना बचेगा 2 और बराबर का निशान लगाओ, यहां भी ऐसे ही करना है। देखो ये हमारा R1 जो ज्यों का त्यों लिख दो, माइनस का 2 1 और ये 0 और ये भी हमें 1 0 0 ज्यों का त्यों रखना है, इसको बदल के लिखना है। यहां पर जो 5 1 लिखा है इसमें 5 से गुणा करो, 5 से गुणा करो 0 में जोड़ो 5 होगा, 5 से यहां गुणा करो 0 रहेगा, -3 के साथ जोड़ो -3 रहेगा, यहां 5 के साथ गुणा करोगे 0 रहेगा, 1 के साथ जोड़ो तो 1 रहेगा और इनटू में ए हमारा ज्यों का त्यों। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। चलिए अगर इतनी क्लियर है तो देखो 2 स्टेप हमारे बिल्कुल सही सही जा रहे हैं। देखो यहां पर हमें 1 चाहिए था, मिल गया, यहां 0 चाहिए, मिल गया, यहां 0 चाहिए, मिल गया, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां 1 चाहिए, है ना, ठीक है। क्लियर है बच्चों। अब यहां पर जो 2 लिखा है ना, इसको भी हमें 0 बनाना है। क्या करना है,
इसको 0 बनाना है भाई, तो R3 जो लिखा है इसमें हमें R3 में 2 से डिवाइड कर दें। पूरा R3 है ना, 2 से डिवाइड करके हम लिख दें तो एक हमें 2/2 1 मिलेगा। इसको ज्यों का त्यों लिखो 1 0 -1, इसको ज्यों का त्यों लिखो 0 1 2 है ना, 0 1 2, और इसमें 2 से भाग करते हुए लिखो तो 0 0 1। ठीक है भाई, बराबर यहां भी ऐसा ही करना है। ये पहली वाली रो माइनस में 2 1 0, दूसरी वाली रो को भी ज्यों का त्यों लिख लो। तीसरी वाली रो में 2 से भाग कर दें तो 5/2 -3/2 और 1/2, ये हमारे पास हो गया इंटू में a। बोलो भाई यहां तक क्लियर है। अब बच्चों क्या करना है, यहां पर देखो ये अभी अब शून्य बनाना है ऊपर वाला। तो कैसे ऊपर वाले इसको शून्य कैसे बनाओगे, इसको इसके साथ जोड़ दो। R1 को बदल के लिख दे, R1 के साथ R3 जोड़ें, R1 R3 दोनों को जोड़ के लिखो। तो R1 पर देखो बदल के लिखो, यहां इसको इससे जोड़ोगे तो 1 मिलेगा, 0 से 0 को जोड़ोगे 0 मिलेगा, -1 + 1 को जोड़ोगे तो 0 मिल जाएगा। ये ज्यों का त्यों, ये ज्यों का त्यों, R2 को ज्यों का त्यों लिख दो, R3 को भी ज्यों का त्यों लिख लें, और ये बराबर का निशान लगाओ। ऐसा ही यहां करना है। इसके साथ इसको जोड़ो तो ये 5/2 मतलब 2.5, और ये -2 जोड़ोगे तो आधा मिलेगा 1/2। 2.5 में से 2 घटाओ। ठीक है, ये क्या है 1 है, ये है -1.5, और इसको अगर इसके साथ जोड़ोगे तो -0.5 मिलेगा। शून्य में जोड़ोगे 1/2, 1/2 मिलेगा, और इसके बाद में 1 0 0, और इधर है 5/2, इधर है -3/2, और इधर है 1/2। ये हमारा ज्यों का त्यों। अब बच्चों केवल और केवल एक बात दिखाई दे रही है कि यहां पर हमें 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो इसमें 2 से गुणा करो और इसके साथ में घटा दो। हमें क्या करना है, R2 को बदल के लिखना है, एक स्टेप यहां लिख लेते हैं, ध्यान से समझना है। क्या कर दे हम यहां पर इसको 0 बनाने के लिए, इसको 0 बनाने के लिए इसमें हम यहां पर 2 से गुणा करो और R2 में से घटा दें। R2 को बदलो इस प्रकार से कि R2 में से 2R3 है ना, 2R3, R3 में 2 से गुणा करो और R2 में से घटा दो। देखिए R1 को नहीं बदलना है, 1 0 0 1 0 0 ज्यों का त्यों लिखें। R2 को बदलना है तो ये तो 0 रहेगा, ये 1 है, 1 में से इसमें 2 से गुणा करो तो 0 रहेगा, तो 1 का 1 बन जाएगा ज्यों का त्यों, बिल्कुल ठीक है। ये देखो 2 है, इसमें 2 से गुणा करो तो 2 में से 2 घटाओगे 0, और ये हमारा ज्यों का त्यों है 0 0 1, और बराबर का निशान लगाओ। इधर भी देखो ध्यान दें, इधर भी ध्यान दें। इधर क्या करना है, ये हमारा जो R1 है इसको तो कुछ भी नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिखो 1/2, माइनस में 1/2 और आपका 1/2, इसको तो ज्यों का त्यों लिख लें। ठीक है, और इसके बाद में देखो इसको बदलो, यहां से हम जो R3 लिखा है इसमें 2 से गुणा करो और इसमें 2 से गुणा करके 1 में से घटाओ। 1 में से घटाना है कितना, इसमें 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करो 5/2 में, तो 1 में से 5 घटाओ, -4 लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार बिल्कुल यहां पर देखो ये है 0 और इसमें से घटाओ कितना, इसमें 2 से गुणा करके घटाओ, तो जब घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 से गुणा करो 3/2 में 2 2 कट गया, 3 बचेगा। बच्चों यहां लिखना है 3, और इसके बाद में यहां पर भी देखो ये है 0, इसमें से घटाओ कितना, 1/2 है, इसमें 2 से गुणा करके घटाओ तो 2 से 2 कटेगा, -1 बचेगा, इसको लिखेंगे -1। बाकी आपको ज्यों का त्यों लिखना है 5/2 -3/2, और ये हमारे पास है 1/2 इंटू में a, ये ज्यों का त्यों। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए ध्यान से, ये हमारा देखो I बन गया कि नहीं बन गया। अगर ये I बन गया तो समझो फिर यही A इनवर्स है, क्योंकि होता ये है कि जो I होता है वो बराबर होता है A इनवर्स इंटू A के, लिख सकते हैं। तो भाई इसकी तुलना करेंगे तो ये हमारा A इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तुलना से यहां लिख सकते हो, तुलना से A इनवर्स बराबर हमें कितना मिल जाएगा, A इनवर्स का मान है 1/2 -1/2 1/2, और इसके बाद -4 3 -1, और तीसरी वाली रो पर है 5/2 -3/2 और 1/2। तो ये है बच्चों देखो A इनवर्स का मान,
ये हमारा ए इनवर्स ज्ञात हो गया। प्रारंभिक संक्रिया विधि से ए इनवर्स का मान बच्चों ये है 8 नंबर सॉलिड, आना ही आना है, बिल्कुल एकदम 100% की बात है ना। क्वेश्चन तो आपका यही आएगा, बाकी हो सकता है संख्या ये थोड़ी बहुत कुछ बदल जाए, आपको करने का प्रोसेस पता है तो आप कर सकते हो। प्रोसेस यही याद रखिएगा कि जो ए होता है ना इसको हमें आई बनाना है, बस। ये विधियां दोनों में से कोई भी अपना सकते हो, पंक्ति रूपांतरण से या फिर स्तंभ रूपांतरण से। स्तंभों को अदला बदली करके भी इसको आई बना सकते हो, और पंक्तियों को भी अदल बदल करके इसको हम आई बना सकते हैं। किसी प्रकार से इसको आई बनाएं तो आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए, ये हमारा ए इनवर्स हो रहा है। देखो यहां पर यही तो ए इनवर्स है, आई बराबर ए इनवर्स इंटू ए, है ना। तो ये हमारा ए इनवर्स बन के तैयार हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का ये कंप्लीट होता है। चलो बहुत जल्दी नोट करें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर खा पर। अब बच्चों यहां पर जो खा प्रश्न दिया गया है उसमें ये भी देखो, हम जैसा कि बताते हैं कि 8 नंबर के प्रश्न होते हैं बच्चों, वो तो वही कंफर्म प्रश्न है, उन्हीं में से बदल बदल के पूछा जाता है। प्रश्न की संख्या बदल सकती है लेकिन उसका टाइप नहीं बदलेगा। ठीक है, तो आव्यूह से समीकरण निकाय का हल कीजिए, ये भी प्रश्न आना ही आना है, ये मानो आना ही आना है, बिल्कुल एकदम किसी प्रकार की इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है कि भाई ये प्रश्न नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। कि आव्यूह हमें दिए, आव्यूह से हमें कोई जो समीकरण दिए जाते हैं उनको हमें हल करके दिखा देना है, ये हमारा 8 नंबर का प्रश्न आना है। ठीक है, तो अब यहां पर मेरे ख्याल से आना तो आप मेरे ख्याल से आपको चाहिए भाई, क्यों? क्योंकि हर एक सेट में हमने करवाया है, शायद आपको आ रहा होगा लेकिन फिर भी हम रिकॉल करवा देते हैं। देखो ध्यान दें, हमें क्या करना है कि कोई आपका ये खा नंबर है 7 का खा, ये हमारे पास कोई आव्यूह विधि से समीकरण निकाय के हल करने के लिए यहां पर समीकरण दिए गए हैं। देखो 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में एक तो आपका ये देखो समीकरण दिया गया है। दूसरा समीकरण दिया गया है x माइनस में 2y और प्लस में 2z, x माइनस 2y माइनस 3z है। ये क्या है? माइनस में 3z है, माइनस में 3z बराबर में 1 है। ये नंबर 2 डालो इस पर, और इसके बाद एक तीसरा समीकरण दिया गया है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y प्लस में 4z और ये बराबर में 5। आव्यूह विधि से इन तीनों समीकरणों को हल करके दिखाना है। हल करने का मतलब तो पता ही है ना, x y z के मान आपको बताना है। देखो बच्चों क्या करते हैं, आव्यूह विधि से इसको हल करने के लिए पहला काम तो होता है कि एक आव्यूह a बनाते हैं, एक कोई आव्यूह बनाते हैं जिसका नाम होता है a, और वो कैसे बनाते हैं? x y z के गुणांकों से बनाते हैं। यहां पर देखो x का गुणांक 2 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक 1 है। इसके बाद यहां भी देखो, इसमें दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 1 है, y का गुणांक माइनस का 2 है, z का गुणांक माइनस का 3 है। तीसरी वाले समीकरण में x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है, z का गुणांक 4 है, और इस तरीके से ये a आव्यूह हमारा बन जाता है। फिर इसके बाद में क्या करते हैं, यहां पर देखो लिखते हैं x, और x बराबर क्या होता है? जिसके हमें जिन चरों के मान ज्ञात करने होते हैं उन चरों को एक स्तंभ आव्यूह के रूप में लिखते हैं, ये हमारा x आव्यूह होता है। इसके बाद में एक आव्यूह और होता है जिसको हम b कहते हैं, और वो जो बराबर के बाद जो संख्याएं लिखी होती हैं उनसे हम निर्मित कर लेते हैं इसको, और ये भी हमारा एक स्तंभ आव्यूह होता है। ठीक है, इस तरीके से लिख लेते हैं। अब बच्चों यहां पर क्या करते हैं, ये a लिखा है, बस इसको हल करते करते हमें कहां तक पहुंचना है? a इनवर्स तक पहुंचना है, ऐसे समझो इसको। जैसे कभी कभी तो ऐसा होगा कि एक आव्यूह a दिया जाएगा और कहेगा कि a इनवर्स ज्ञात करो, जैसे अभी एक आव्यूह दिया गया था ना इसके पहले वाले, उसमें लेकिन प्रारंभिक संक्रिया विधि प्रतिबंध लगा दिया गया था कि प्रारंभिक संक्रिया विधि से बताओ। यहां पर प्रतिबंध नहीं है, प्रारंभिक संक्रिया विधि नहीं है, इसमें एडजॉइंट वाली प्रोसेस आपको करनी होती है। ठीक है, कैसे करोगे? देखो कैसे करोगे। यहां पर सबसे पहले सह खंडों से बना आव्यूह निकालो, और सह खंडों से बने आव्यूह से भी पहले आपको इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। क्या करना है? इसके डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, सार्डिक का मान निकालना है। तो सार्डिक का निशान बनाओ, और इसके बाद में ये अवयव लिखना है 2 1 1, इसके बाद 1 माइनस का 2 माइनस में 3, और ये 3 2 4। यहां पर देखो ये हमारा एक कोई डिटर्मिनेंट a बन के तैयार हुआ है। इसका मान कैसे ज्ञात करोगे? देखो प्रसार करो,
तो माइनस का यहां पर 4 दूनी 8 लिखो, फिर माइनस 3 दूनी माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। इसके बाद माइनस 1 लिखा जाएगा, है ना, ये वाला, इसको माइनस में लिखते हैं। इसको और इसको जब क्रॉस करोगे तो यहां पर 1 का 4 में गुणा, 4 एकम 4, फिर माइनस का निशान होता है, 3 त्रिका 9, माइनस का 9, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस का 9 लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। इसके बाद में यहां पर प्लस का निशान लगा के तीसरा अवयव लिखते हैं, ये वाला। इसको और इसको बंद करेंगे तो यहां पर 1 का 2 में गुणा, 2 एकम 2, फिर माइनस का निशान लगाओ, माइनस का 6, 2 तिया 6, माइनस का 6, और ये माइनस का सूत्र में होता है तो समझो इसको क्या लिखेंगे, प्लस का 6 लिखेंगे। इस तरीके से देखो ए का डिटरमिनेंट का मान हमें यहां से मिल जाएगा, माइनस का 2 गुणे माइनस का 2 लिखो, 2 गुणे माइनस 2, इसको माइनस 4 डायरेक्ट लिख लेंगे यार, क्या दिक्कत है बात, है ना। माइनस 4 लिखो, 9 4 13, माइनस में 13 लिखो, और इसके बाद में 6 2 8 एकम 8 लिखो। तो बच्चों यहां पर 8 प्लस का है, 13 और 4 17 माइनस का है, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो 17 में से 8 घटाओ तो 9 मिलेगा, ठीक है। तो माइनस का 9 हमें मिलेगा। देखो कभी भी इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 होता है तो ये असंगत समीकरण निकाय होता है, इसका कोई भी हल फिर नहीं होगा। यहां पर कभी भी आप देखोगे तो इसके डिटरमिनेंट का मान कभी 0 नहीं निकलेगा। अब यहां पर देखो ए के सहखंडों से बना अवयव निकालो, ए के सहखंडों से बना अवयव, है ना, ए के सहखंडों से बना अवयव। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए के सहखंडों से बना अवयव सी है। अब इस सी अवयव को कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए सहखंड क्या होते हैं। देखो इस अवयव का सहखंड A11 होता है, इस अवयव का सहखंड हम A12 लिखते हैं, इस अवयव का सहखंड हम A13 लिखते हैं, है ना। इसी प्रकार इसका देखो यहां पर सीधा सीधा लिख देते हैं, A21 A22 A23 लिखते हैं, और इन तीनों अवयवों का सहखंड यहां पर लिखना है A31 A32 A33 लिखना है, ठीक है। ये सहखंड हम बना लेते हैं। अब सहखंडों से बना अवयव यहां पर देखो, यहां देखते हैं, देखिए क्या करना है, सहखंडों से बना अवयव यहां निकालना है। तो एक हम बड़ा सा अवयव बना लेते हैं। याद करो ये सब हमने शॉर्ट वाली ट्रिक आपको बताई कि यहां पर इस तरीके से एक ये अवयव बनाना है, ये हमें इस ऐसा अवयव बनाना है उपखंडों से, है ना, सहखंडों से कह सकते हैं ना, सहखंडों से बना अवयव बनाना है। तो यहां से हमें क्या है, उपसारणिक निकालना होता है ना, एक उपसारणिक ये, और यहां पर इसी तरीके से यहां पर देखो 3 उपसारणिक यहां बनाओ, और इसी प्रकार से 3 उपसारणिक आपको तीसरी वाली रो पर बनाना है, ठीक है। ये एक उपसारणिक ये, और एक आपका ये बनाना होता है, ठीक है। अब यहां पर हमें निशानों की ओर यहां पर देखो इस तरीके से याद रखो, ये प्लस का होता है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस में, और ये माइनस का होता है और ये प्लस में। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते हुए और इधर ऐसे हमें निशान लगा लेने होते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहां पर देखो इसमें हमें ये जो आपका उपसारणिक दिखाई दे रहा है, तो इस उपसारणिक के अवयव देखो कौन से भरने हैं। इस 2 को यहां पर बंद कर दो, ये 2 अवयव है ना, 2 अवयव, इस 2 को मैं 2 कहां पर आ रहा है, ये पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में आ रहा है। तो इसको बंद करने के बाद ये 4 अवयव यहां पर लिखना है। क्या लिखना है, 2 माइनस का है, माइनस का ही 3 है, और यहां पर 2 4 लिखना है, 2 4, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो ये 2 एक अवयव है, एक का उपसारणिक, तो इसको और इसको बंद करोगे, यहां पर अवयव हमें कौन कौन से मिलेंगे, देखो यहां पर 1 माइनस 3 3 4, 1 माइनस का 3 3 4, ठीक है। और इसके बाद में ये एक अवयव का उपसारणिक यहां पर देखो, तो 1 माइनस 2 3 2 लिखना है, 1 माइनस में 2 और यहां पर 3 2 लिखना होता है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार बिल्कुल यहां पर दूसरी वाली रो, इसको और इसको देखो, ये रो कैंसिल करनी है, ये कॉलम कैंसिल करना है। तो 1 1 2 4, 1 1 2 4 2 4, ठीक है भाई। इसके बाद में -2 का सहखंड देखो, इसको बंद करो, तो लिखना है 2 1 3 4, 2 1 3 4। इसके बाद में -3 का देखो, इसको और इसको बंद करो, तो ये आपका 2 1 3 2, क्या लिखना है, 2 1 3 2 लिखना है। इसके बाद आते हैं यहां तीसरी रो, पहला कॉलम
तो ये हमारे पास 1 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 1 माइनस 2 माइनस 3 लिखना है। इसके बाद ये दो अवयव का सहखंड देखो, इसको बंद करो तो आपको यहां लिखना है 2 1 1 माइनस 3। क्या लिखना है? 2 1 1 माइनस में 3 लिखना है। और अंत में ये 4, इसको बंद करोगे तो 2 1 1 माइनस 2, 2 1 1 माइनस 2 लिखना है। इतना ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, देखो इसको हल करते हुए इस प्रकार लिखो, इसका यहां गुणा माइनस इसका, देखो 4 दूनी 8 माइनस का 8, फिर माइनस फॉर्मूले में होता है समझो, यहां से इसका गुणा करोगे माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, 8 माइनस का है 6 प्लस का है तो माइनस का 2, ये अवयव मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहां पर भी करना है, ये पहले से माइनस है और इसको हल करो, 4 एकम 4, फिर माइनस 3 त्रिका 9, माइनस का 9 है तो प्लस का 9 हो जाएगा, 9 4 13, माइनस में 13 लिखोगी। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार आगे यहां पर देखो 2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 2 3 6, तो यहां पर 8 लिखना है। ठीक है बच्चों, ये पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार यहां पर देखो 4 एकम 4, 4 में से 2 घटाओ, 2 मिलेगा, माइनस पहले से है तो माइनस का 2 लिखना है। और यहां पर 4 दूनी 8 में से 3 घटाओ 5 लिखना है। यहां पर देखो 2 दूनी 4 में से 3 घटाओ 1, और माइनस पहले से है तो माइनस 1 हो जाएगा। यहां देखिए माइनस में 3 माइनस माइनस प्लस में 2, तो माइनस का 1 बचेगा। यहां देखिए माइनस का 3 दूनी 6, माइनस का 6 लिखना है, माइनस का 1 तो माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस पहले से है तो प्लस का 7 लिखोगे। और यहां पर माइनस का 4 माइनस का 1 तो माइनस का 5 लिखना है। ठीक है, ये आपका सहखंडों से बना अवयव हो गया। अब बच्चों इसका अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो बस सीधा सीधा हमें यहां पर इसका इनवर्स मिल जाए, एडजॉइंट मिल जाएगा। क्या लिखते हैं यहां? एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सी का ट्रांसपोज। ये जो हमने सहखंडों से बना अवयव निकाला है उसका ट्रांसपोज कर दें, परिवर्त कर दें। परिवर्त कैसे करते हैं? -2 माइनस का 13 8, ये जो पंक्ति है इस स्तंभ में बदल दें। ये पंक्ति को दूसरे स्तंभ में बदलेंगे, -2 5, यहां -1 लिखो, माइनस का 1 7, और यहां पर माइनस का 5 लिखना है। करेक्ट है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना होता है, यहां पर इसका इनवर्स ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहां पर देखो हमने निकाली है माइनस में 1/9, तो माइनस में 9 और ये बटे में है तो इसको क्या लिखना है? -1/9 लिखना है। और इसके बाद एडजॉइंट का मान माइनस का 2, माइनस में 2, माइनस का 1, माइनस में 13 5 और ये 7, और इसके बाद 8 माइनस 1, यहां माइनस का 5 लिखना है। ठीक है बच्चों, ये ए इनवर्स का मान हो गया। अब हमें फाइनल आंसर ये इस तरीके से लिखना होता है। x बराबर सूत्र होता है x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी होता है। x का मतलब ये देखो x/z लिखना है। ए इनवर्स हमें लिखना है -1/9 इंटू में माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस में 1, माइनस का 13 5 7 लिखो, और यहां से 8 माइनस 1 माइनस का 5 लिखो, इंटू में b, और b बराबर 1 1 5 है तो 1 1 5 यहां लिखना है। बस अब इनका गुणा करोगे, तुलना करोगे, x/z के मान ज्ञात हो जाएंगे। सिंपल सा काम, यहां पर देखो गुणा करके लिख देते हैं। और यहां देखो अब इसका गुणा करके लिख लेते हैं। x/z अपना ज्यों का त्यों लिखना है x/z, और इसके बाद यहां लिखना है बराबर -1/9, और अब गुणा देखो कैसे करना है, -2 का 1 में -2 लिखना है, -2 का इस 1 में करना है, माइनस का 2 मिलेगा। यहां -1 का 5 में गुणा करना है तो माइनस का 5 मिलेगा। ठीक है भाई। दूसरे यहां पर देखो दूसरी रो, माइनस में 13 है, 1 में गुणा करोगे -13, 5 से 1 का गुणा 5 एकम 5, प्लस का यहां 5 लिखो, और यहां 7 पंचे 35, तो प्लस में यहां 35 लिखना है। और लास्ट वाली रो का देखो 8 एकम 8 लिखो, इसके बाद -1 का 1 में गुणा, माइनस का 1 लिखो, 5 पंचे 25, माइनस का लिखना है 25। ठीक है भाई। तो यहां देखिए x/z अपना ज्यों का त्यों बराबर का निशान लगाओ, -1/9, और इसके बाद यहां देखो जोड़ो, माइनस माइनस माइनस, तीनों ही माइनस के हैं, तो 4 2 2 4 5 9, माइनस का 9 हो जाएगा। 35 5 40, 40 में से 13 घटा दो तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? 27, 27 लिख दें, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद यहां पर देखो ये 26 है, 26 में से 8 घटा दो तो 18, माइनस का मिलेगा 18। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देखो x/z अपना ज्यों का त्यों है, बराबर का निशान लगाओ,
-9 से सब में भाग करो तो 9 से 9 कटेगा, 9/9 माइनस माइनस प्लस 1 यहां लिखो, माइनस का 9 × 27 माइनस का 3 लिखो, माइनस माइनस प्लस, और ये आपको 9 दूनी 18 2 बार लिखना है ये। तो अब यहां से देखो तुलना से हमें x का मान मिलेगा 1, y का मान मिलेगा -3 और इस तरीके z का मान 2 मिलेगा। बच्चों ये हमारा देखो आंसर है, एक्स वाई जेड के मान। बच्चों जो एक्स वाई जेड के मान हमने निकाले हैं ना, इन मानों को अगर आप यहां किसी समीकरण में रख के देखो तो संतुष्ट करना चाहिए। अगर संतुष्ट होता है तो समझो हमने एक्स वाई जेड के मान सही निकाले हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं गलती हो गई। ठीक है, यहां देखो चेक कर लो, एक्स का मान 1 लिखो तो 2 एकम 2 ये हो जाएगा, यहां माइनस का 3 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, तो 2 2 4, 4 में से 3 घटाओ 1 बचेगा। बिल्कुल सही है, संतुष्ट हो रहा है, मतलब एक्स वाई जेड के जो मान हमने निकाले हैं बिल्कुल एक्यूरेट है, सही है। ठीक है बच्चों, तो ये भी हमारा, हालांकि आपको बच्चों क्या करना होता है, ये 2 प्रश्न में दिए जाते हैं, उसमें से एक ही तो अटेम्प्ट करना है, एक अटेम्प्ट करना है। तो 8 नंबर का तो प्रश्न ये मानो कि आपसे छूटेगा नहीं, बिल्कुल अगर आपने जरा भी मेहनत की है तो 8 नंबर का प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि एक अगर बाई देवे कुछ डिफिकल्ट लग रहा होगा तो दूसरा सिंपल होगा। बाकी छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं 1 नंबर के 2 नंबर के, वहां पर चॉइस नहीं होती है। हालांकि 5 नंबर के प्रश्न में एक चॉइस होती है ना, 6 प्रश्न दिए जाते हैं उसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन यहां तो सीधा 50-50 का मामला है ना, 2 में से 1 करना है अटेम्प्ट, तो बहुत आसान समझ सकते हो है ना। 2 में से जो भी आपको आसान लगता हो उसको आप अटेम्प्ट करोगे। हालांकि हम यहां पर सबके सब पूरे टोटल यहां पर कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पर, जल्दी से नोट करें। तो बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पर, है ना, इसको पहले रब कर लेते हैं। बच्चों आपने 2 प्रश्न किए, 7वां प्रश्न के 2 आपके पार्ट थे, दोनों के दोनों आपने अटेम्प्ट किए और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या लग रही है तो कमेंट करके आप जरूर हमसे पूछ सकते हो, और अगर आपको बढ़िया सा समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ये भी बताना होगा आपको कि हाँ बढ़िया समझ में आ रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पर। देखो यहां पर लिखता है एक फलन f इस प्रकार से दिया गया है, r से -1 से 1 में है ना। तो ये हमारा दिया गया है कोई फलन, जबकि फलन fx बराबर इस प्रकार से fx बराबर x/1 प्लस मॉड x, x बिलोंग टू r द्वारा परिभाषित है। तो यहां पर सिद्ध करके दिखाओ कि f जो फलन है वो एकैकी तथा आच्छादक है, ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8 और इसका का पार्ट आप देख रहे हो। ठीक है, यहां पर ऐसा दिया गया है कि फलन r से -1,1 में है ना, और ये fx बराबर दिया गया है x/1 प्लस मॉड ऑफ x, ये हमारा कोई फलन दिया गया है, और ऑल वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू r, और यहां पर द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। ये हमारा एक फलन दिया गया है जो कि इस तरीके से परिभाषित है, और कहता है कि f फलन हमारा एकैकी तथा आच्छादक सिद्ध करके दिखाओ। बच्चों आपको पता होना चाहिए भाई, एकैकी अगर हम सिद्ध करते हैं तो क्या करते हैं, एकैकी का मतलब ये होता है प्रांत के सभी अवयवों का सह प्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब होता है। अगर ऐसा होता है तो फलन एकैकी होता है, और यदि सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब अगर मिल रहा है तो फलन हमारा आच्छादक होता है। इतनी सी बात होती है। तो यहां पर देखो एकैकी के लिए क्या करते हैं, देखो एक काम करते हैं, पहले एकैकी के लिए ऐसे कर लो, चलो एक नंबर इस पर a डाल लो, ऐसा लिख दें कि यदि x का मान थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं 0 से बड़ा है, x का मान क्या है 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, तो यहां पर बच्चों मॉड x का मान निश्चित रूप से धनात्मक होता है ना। जब x का मान 0 से बड़ा है तो मॉड x का मान प्लस में आएगा, और इस तरीके से जो फलन हमारा fx है वो ऐसे बन जाएगा, देखो x/1 प्लस x ऐसे बन जाएगा। ये मॉड x को प्लस में लिख दिया हमने। ठीक है, अब बच्चों एकैकी सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर ऐसे लिख लेते हैं कि जो fx इसमें x1 x2 कोई 2 हम बिंदु मान लेते हैं, और वो fx1 बराबर लिखते हैं उसको fx2, और हल करते करते अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो लिख देते हैं कि फलन हमारा एकैकी है। ये हमारी प्रोसेस होती है। यहां पर देखो fx1
x1, यहां भी x1, यहां भी x1 आपको लिखना है, x1 अपॉन में 1 प्लस x1। अब यहां fx2, x2, 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 यहां क्या करना है, x2 अपॉन 1 प्लस x2 लिखना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x1 प्लस x1 इंटू x2 बराबर, यहां से ये हो जाएगा x2 प्लस x1 इंटू x2 हो जाएगा। बच्चों यहां से कैंसिल हो रहा है, आप देख रहे हो x1 बराबर x2, और जैसे ही x1 बराबर x2 हमें मिल जाता है तो हमें पता हो जाता है कि फलन हमारा एकैकी है। क्या लिख दें, अतः f क्या है, एकैकी है। ठीक है, कब, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है। अब बच्चों ऐसा भी तो हो सकता है, यदि x का मान 0 या 0 से छोटा हो, यदि 0 से छोटा हो तो यहां पर मॉड x का मान कितना होगा, तो आप ध्यान से समझो, तो मॉड x का मान जो होगा वो माइनस x होगा। अगर x का मान 0 से छोटा है तो मॉड x का मान कितना होगा, माइनस x होगा। तब हमारा फलन जो होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, x बटे में 1 माइनस x हो जाएगा। यहां पर जो मॉड लिखा है उस मॉड x को हम माइनस x लिख दें तो ये fx बराबर x बटे 1 माइनस x हो जाएगा। यहां पर अब फिर से दोबारा से देखो एकैकी, ये फलन हमारा एकैकी है अगर, तो इसको ऐसे लिखो, fx1 बराबर में क्या लिखना है, fx2 लिखना है। और यहां से देखिए fx1 का मान हो जाएगा x1 बटे 1 माइनस x1 बराबर इधर हो जाएगा x2 बटे में 1 माइनस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x1 माइनस x1 इंटू x2 बराबर में ये हो जाएगा x2 माइनस x1 इंटू x2, ये कैंसिल हो रहा है। तो बच्चों यहाँ x1 बराबर x2 हमें मिल रहा है। इसका मतलब फलन हमारा क्या है, एकैकी है। तो बच्चों निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि x का मान चाहे 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो, दोनों ही स्थितियों में फलन हमारा क्या है, एकैकी है। ये बात तो हमने कंफर्म कर ली कि फलन हमारा क्या है, एकैकी है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम आच्छादक के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहां पर जो हमारा fx है उसको y के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो fx है उसको y मानते हैं हम अगर, तो ये y बराबर हो जाएगा x बटे में 1 प्लस मॉड ऑफ x, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो यहां पर भी वही काम करना है, जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है तो बच्चों y का मान हो जाएगा x बटे में 1 प्लस x हो जाएगा। देखो ये हमारा प्लस में लिखना है। ठीक है, मॉड x का मान क्या हो जाएगा, जब 0 से बड़ा है तो मॉड x का मान प्लस में x देता है। ठीक है, प्लस x होता है ये। इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर y प्लस x इंटू y लिख सकते हैं। और यहां से x इधर ले आए और यहां से हम x कॉमन लें तो 1 माइनस y इक्वल टू में y लिख दें। और बच्चों यहां से x का मान निकालें तो y बटे में 1 माइनस y लिखना है। ठीक है बात। अच्छा, अब यहां पर देखो जब ऐसा हो कि x का मान 0 से छोटा हो तो बच्चों y का मान कितना हो जाएगा, x बटे 1 माइनस x हो जाएगा। यहां पर जो प्लस x है ना, ये मॉड जो लिखा है वो अगर x का मान 0 से छोटा हो तो मॉड x का मान माइनस x होता है। ठीक है, और यहां से भी वही काम करना है, तो को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर हो जाएगा y माइनस x इंटू वाई। ये माइनस का इधर ले आओगे प्लस का हो जाएगा, x कॉमन मिल जाएगा तो 1 प्लस y बराबर y हो जाएगा। और यहां से भी x का मान हमें y अपॉन में 1 प्लस y मिल जाएगा। बच्चों यहां पर ध्यान से समझा जाए, दोनों ही स्थितियों में ऐसा हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, कि सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होता है ना। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में सह प्रांत के सभी अवयवों का, सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रांत में कोई ना कोई प्रतिबिंब अवश्य है, कोई ना कोई प्रांत में कोई ना कोई अवयव प्रतिबिंब अवश्य है, प्रतिबिंब अवश्य है। अतः फलन आच्छादक होगा। तो बच्चों यहां पर हमें यही सिद्ध करके दिखाना था कि ये हमारा फलन जो है एकैकी भी है और आच्छादक भी है। तो यहां पर दोनों स्थितियों में हमने देखा कि दोनों स्थितियों में
आच्छादक निकल रहा है। यहां दोनों स्थितियों में देखा तो ये एकैकी भी निकल रहा है, तो ये फलन हमारा एकैकी भी है और आच्छादक भी है। बस इतना ही आपको लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का है और सॉलिड 8 नंबर का है ना। कितना आसान प्रश्न है, 8 नंबर का। ठीक है, चलिए नोट करो इसको। अब बढ़ते हैं बच्चों यहां पर इसके अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा सदिश से है, देखो। ठीक है, सदिश से है। यहां पर लिखा है ए बी सी 3 सदिश इस प्रकार से हैं कि इनके तीनों के मॉडुलस के मान, मापांक के मान दिए गए हैं। मॉड ए बराबर 3 दिया गया है, मॉड बी बराबर 4, मॉड सी बराबर 5 दिया गया है और इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योग पर लंबवत हैं। 2 सदिश परस्पर लंबवत कब होते हैं? जब उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है तब वो दोनों सदिश परस्पर लंबवत कहे जाते हैं। देखिए इसको रब कर लेते हैं पहले और इसके बाद यहां पर समझने की कोशिश करें। जो हमें पहले दिया गया है उसको पहले लिख लें, क्या क्या दिया गया है, और फिर इसके बाद में हमें क्या पूछा गया है उसकी बात समझें कि भाई क्या हमें पूछा गया है। जो हमें दिया गया है, जो हमसे पूछा गया है, अगर ये बातें समझ में आती हैं तो समझो आधे से ज्यादा समस्या खत्म। हमसे प्रश्न में ऐसा कहता है कि ए बी सी 3 सदिश हैं जिनके परिमाण दिए गए हैं। परिमाण मतलब मापांक दिए गए हैं। देखो ये हमारा 9वां का सेकंड पार्ट है बच्चों, सॉरी 8वां का सेकंड पार्ट है। तो बच्चों मेरे ख्याल से यहां पर ऐसी स्थिति है कि ये 4 नंबर के प्रश्न थे, है ना। ये 8 का नंबर का जो प्रश्न था, का में एक पहला खंड है वो 4 नंबर का था जो अभी आपने लगाया है। ये आपका दूसरा 8 का प्रश्न का 8 का सेकंड पार्ट है आपका ये, है ना। तो इसमें आपसे ऐसा कहता है कि ए सदिश है, इसका मॉड का मान दिया गया है कितना 3। सदिश बी दिया गया है, इसके मॉड का मान दिया गया है कितना 4। और सदिश कोई सी है उसका परिमाण बराबर दिया गया है कितना 5। और इसके बाद में ये लिखा है तथा सदिश ए जो है वो अन्य दोनों सदिशों पर, देखो ऐसा कहा है, अन्य दोनों सदिशों के योग पर लंबवत है। मतलब जो ए है वो काय पर लंब है? बी और सी के योग पर लंबवत ए है। देखो अगर 2 सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो आपको पता है उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। मतलब ए डॉट बी प्लस सी बराबर क्या लिखना है? आपको 0 लिखना है। अगर ये ए और बी प्लस सी दोनों ही लंबवत सदिश हैं तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। इस पर हम यहां 1 नंबर डाल दें। इसके बाद में यहां पर देखो ये भी दिया गया है कि ए जो है वो बी और सी के योग पर लंब है, बी जो है वो काय पर लंब है? बी सदिश जो है वो ए और सी के योग पर लंब है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बी डॉट सी प्लस ए या ए प्लस सी, कई बात है, दोनों का योग पर लंबवत है। तो इनका एक बी का और ए प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट करोगे 0 निकलेगा। तीसरी बात और दी गई है कि जो सी सदिश है वो भी लंब है, काय पर? ए और बी के योग पर लंब है। तो यहां पर ये देखो सी सदिश ए प्लस बी के योग पर लंब है। इसका मतलब सी डॉट ए प्लस बी, यहां पर हमें बराबर क्या लिखना है? 0। ये हमारा तीसरा सदिश हो गया, ये तीसरा प्रतिबंध हो गया। ये तीनों प्रतिबंध हमें सवाल में दिए गए। अच्छा भाई, अगर ये सब कुछ दिया गया है तो पूछा क्या गया है? यहां से हमसे ऐसा कहता है तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तीनों सदिशों के योग का परिमाण बताओ। ये हमारा प्रश्न है बच्चों, ये प्रश्न है। हालांकि ये प्रश्न बच्चों पीछे वाले सेट में आया है किसी में, है ना। ये तो नहीं कह सकते इससे पीछे आया या कहीं ना कहीं आया है। ठीक है, ध्यान से समझो क्या करते हैं। यहां पर हम एक काम करते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का हमें मॉड निकालना है। सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी का मॉड निकालना है। पहले इसका स्क्वायर का मान बताओ कितना होगा। तो बच्चों इसके स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं? सदिश ए प्लस बी प्लस सी और यहां पर डॉट का निशान लगाओ और ए प्लस बी प्लस सी ऐसा लिख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिखो, है ना, इनका आपस में गुणा करो। अच्छा, गुणा कैसे करोगे बच्चों? सीधी सीधी बात है, ए का गुणा पहले यहां ए में करोगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। सदिश ए का स्क्वायर प्लस ए का गुणा बी प्लस सी में करो तो ऐसे लिख दो ए डॉट बी प्लस सी, बी प्लस सी में ए, बी प्लस सी में ए का अदिश गुणा। ठीक है, ए का गुणा यहां सब में हो गया कि नहीं? इसके बाद यहां पर देखो बी का गुणा बी में कर दो तो बी स्क्वायर हो जाएगा और इसके बाद में
यहां पर b का गुणा a और c में करना है, तो b का गुणा करना है b डॉट a प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो लिख सकते कि नहीं? बिल्कुल ठीक। इसी प्रकार अब c का गुणा c में पहले कर दें तो ये c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर देखो c का गुणा करना है a प्लस b में, तो यहां पर c इंटू a प्लस b, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। बोलो लिख सकते कि नहीं? इतनी बात क्लियर है? तो अगर इतनी बात क्लियर है तो आप यहां देखो, सदिश का स्क्वायर उसके मापांक के स्क्वायर के बराबर होता है। a डॉट बी प्लस सी बराबर बच्चों यहां 0 दिया गया है, a डॉट बी प्लस सी बराबर 0 दिया गया है, तो इसको हम 0 लिख लें। प्लस यहां पर देखो सदिश b का मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहां इसको भी देखो 0 दिया गया है, b डॉट a प्लस सी, b डॉट a प्लस सी को 0 लिख दें। प्लस यहां पर देखो सदिश c का मॉड का स्क्वायर लिख लें, प्लस c डॉट a प्लस बी, इसको भी देखो 0 दिया गया है, यहां भी 0 लिख लें। अब बच्चों यहां ध्यान से देखा जाए, मॉड a का मान प्रश्न में 3 दिया गया है, इसका स्क्वायर कर दें। मॉड b का मान 4 दिया गया है, इसका भी स्क्वायर कर दें। और यहां पर सदिश c का जो मॉड है अर्थात इसका मापांक है, परिमाण है, 5 दिया गया है, तो इसका भी देखो स्क्वायर लिखना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सबको जोड़ो तो 16 9 25 25 50, और इस तरीके से ये हमारा a प्लस सदिश b प्लस सदिश c का जो परिमाण है इसका स्क्वायर का मान आया है। अब हमें अगर इसका वर्गमूल लें तो सदिश a प्लस सदिश b प्लस सदिश c का परिमाण बराबर कितना हो जाएगा? 50 का वर्गमूल 5 अंडर रूट 2 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हमारा देखो आंसर होगा, ये भी 4 नंबर का है ना। तो टोटल जो हमारा 8वां प्रश्न था वो 2 खंडों में विभाजित कर दिया गया है ना। 8 का प्रश्न जो था वो 4 नंबर का, और 8 का जो सेकंड पार्ट है ये भी आपका 4 नंबर का। ठीक है, 8 का फर्स्ट पार्ट, 8 का सेकंड पार्ट, ये दोनों कंप्लीट होते हैं। 4 नंबर के आपके ये दोनों प्रश्न थे। ठीक है, अब बच्चों यहां पर प्रश्न दिया गया है, अवकल समीकरण को हल करना है। अवकल समीकरण कैसे हल करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से। चलिए अवकल समीकरण समझते हैं। देखो अवकल समीकरण कैसे करना है, देखो समझो। ये हमारा 8 का खा है, देखो है ना, 8 का खा है, ये टोटल 8 नंबर का है। यहां पर कोई डिवाइडेशन नहीं है, 8 नंबर का सीधा है। इसमें लिखा है 1 प्लस बाई स्क्वायर, 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस, और यहां से लिखा है x माइनस ई की पावर 10 इनवर्स बाई, ई की पावर 10 इनवर्स बाई, और इनटू में dy ओवर dx बराबर 0। ये बच्चों हमारा प्रश्न है, और यहां पर इसका अवकल समीकरण का हमें क्या करना है, हल करना है। अवकल समीकरण का हल करना है। ठीक है, यहां पर देखो इस अवकल समीकरण का क्या करना है, हल। एक बार मिलान कर लें, 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस x माइनस ई की पावर 10 इनवर्स, ये माइनस में है बच्चों, माइनस 10 इनवर्स बाई, और ब्रैकेट बंद करके dy ओवर dx बराबर 0। ठीक है, आप देखो इसका हमें हल करना है। अवकल समीकरण को पहले पहचानो कि हमारा किस टाइप का अवकल समीकरण है। आपको पता है कि अवकल समीकरण 3 टाइप से हम हल करते हैं। पहले तो चरों के सेपरेशन कर लेते हैं, अगर उस वृत्त से नहीं हो रहा है तो हम फिर क्या करते हैं, हम समघाती वाला देखते हैं कि अगर हमारा समघाती है तो समघाती की प्रोसेस लगाते हैं, समघाती अवकल समीकरण है। और यदि समघाती अवकल समीकरण नहीं है तो तीसरा रूप होता है वो हमारा रैखिक अवकल समीकरण का होता है। तो रैखिक अवकल समीकरण में बच्चों यहां पर देखो, ये रैखिक अवकल समीकरण का प्रश्न है। रैखिक अवकल समीकरण के जो प्रश्न होते हैं वो 2 टाइप के, देखो 2 शक्ल में होते हैं। एक होता है dy ओवर dx प्लस py बराबर q, इस फॉर्मेट में होता है, और एक dx ओवर dy प्लस px बराबर q, इस फॉर्मेट में होता है। ये दोनों फॉर्मेट हमारे अवकल समीकरण के, रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्मेट हैं। तो बच्चों यहां पर इसको पहले बदलो, या तो इस रूप में या फिर इस रूप में। अभी इन दोनों रूपों में से किसी में नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा। देखो कैसे बदलते हैं, इसको यहां पर ऐसे लिख दें कि इसको इधर ले जाएं, x माइनस ई की पावर माइनस 10 इनवर्स बाई, और इनटू में dy ओवर dx, और यहां पर बराबर में माइनस में 1 प्लस बाई का स्क्वायर। बोलो इतनी बात ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई?
हमने क्या किया, इस प्लस वाले पद को इधर ले गए तो माइनस का हो गया। इसके बाद बच्चों dx ऊपर ले जाओ, dy इधर भाग में, इसको ऐसे बदल सकते हैं dx ओवर dy बराबर, ये भाग में आ जाएगा तो x माइनस ई की पावर माइनस टेन इनवर्स बाई डिवाइडेड बाय, यहां पर माइनस में लिख दो कितना, 1 प्लस बाई का स्क्वायर। यहां पर देखो हमने क्या किया, dx ऊपर ले गए, इधर dy से भाग कर लिया, ये हमारा इधर भाग में आ गया। अब थोड़ा और ध्यान से समझो, इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है, dx ओवर dy यहां पर बराबर, अलग अलग डिवाइड करो तो माइनस में लिख दो x बटे में 1 प्लस बाई का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस टेन इनवर्स बाई अपॉन में 1 प्लस बाई का स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो लिख सकते कि नहीं। इसको अगर इधर ले आए तो बच्चों यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं dx ओवर dy प्लस में x बटे में 1 प्लस बाई का स्क्वायर बराबर में e की पावर माइनस टेन इनवर्स बाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस बाई का स्क्वायर। इतनी बात ठीक है बच्चों। यहां पर मिलान करो, इन दोनों फॉर्मेटों में से किसी ना किसी में दिखाई दे रहा होगा। तो बच्चों ये दूसरा वाला, यहां पर देखो dx ओवर dy और ये प्लस, ये देखो x का गुणांक p है, इधर x का गुणांक 1 बटे 1 प्लस बाई स्क्वायर है, और ये q है इधर, ये इसको q कहोगे, ठीक है। तो इससे x की तुलना कर दें, यहां पर लिखो dx ओवर dy प्लस px बराबर q से हमें क्या करना है, इसकी तुलना करनी है। तुलना करने से हमें p और q के मान मिलते हैं। p का मान यहां से हमें मिल जाएगा 1 बटे 1 प्लस बाई का स्क्वायर, जबकि q का मान हमें मिलेगा e की पावर माइनस में टेन इनवर्स बाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस बाई का स्क्वायर, ठीक। अब बच्चों p और q के जब मान ज्ञात कर लेते हैं तो यहां पर हमें इंटीग्रल फैक्टर समाकल गुणांक का मान ज्ञात करना पड़ता है। समाकल गुणांक e की पावर कैसे लिखते हैं, e की पावर समाकलन p इंटू डी बाई, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। समाकल गुणांक IF बराबर क्या लिखते हैं, e की पावर इंटीग्रेशन p डी बाई लिखते हैं, और बराबर में e की पावर इंटीग्रेशन p का मान लिखो 1 बटे 1 प्लस बाई का स्क्वायर इंटू में डी बाई, और बच्चों यहां पर e की पावर 1 बटे 1 प्लस बाई स्क्वायर का जो समाकलन होता है उसको हम लिखते हैं टेन इनवर्स बाई लिखते हैं। तो ये हमारा समाकल गुणांक का मान मिल गया, e की पावर टेन इनवर्स बाई, करेक्ट है बच्चों। इसके बाद बस अब इसका हल क्या होता है, देखो इसका हल क्या होता है, इसके हल के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, ठीक है। क्या होता है देखो, ये लिखते हैं x गुणे आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q गुणे आई एफ इंटू डी बाई और प्लस कॉन्स्टेंट, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए x लिखना है इंटू आई एफ, और आई एफ बराबर लिखेंगे e की पावर टेन इनवर्स, क्या लिखेंगे, e की पावर टेन इनवर्स बाई लिखेंगे, e की पावर टेन इनवर्स बाई, ठीक है। और बराबर में इंटीग्रेशन q का मान क्या लिखोगे, देखो e की पावर माइनस टेन इनवर्स बाई लिखना है, और बटे में 1 प्लस बाई का स्क्वायर इंटू में आई एफ का मान e की पावर टेन इनवर्स बाई लिखना है, इंटू में डी बाई प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है बच्चों। यहां पर देखो घातें गुणा में जोड़ दी जाती हैं, e की पावर ये भी है, e की पावर ये है, ये माइनस की पावर ये प्लस की पावर है, 0 हो जाएगा। e की पावर 0 का मान 1 होता है, तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स बाई बराबर में समाकलन, ऊपर ये 1 मिलेगा, नीचे आपको 1 प्लस बाई स्क्वायर इंटू डी बाई लिखना है प्लस कॉन्स्टेंट। अब बोलो ठीक है बच्चों, यहां पर हमने e की पावर टेन इनवर्स बाई, e की पावर माइनस टेन इनवर्स बाई, जब गुणा में घातें जोड़ोगे माइनस टेन इनवर्स बाई से प्लस में टेन इनवर्स बाई जोड़ेगा 0 हो जाएगा। e की पावर 0 और e की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक। अब यहां पर देखो सीधा सीधा इसका समाकलन कर दें, x इंटू ई की पावर टेन इनवर्स बाई, और यहां पर बराबर ये हमें इसको क्या लिखना है, इसको हमें लिखना है टेन इनवर्स बाई प्लस कॉन्स्टेंट। ये है बच्चों इसका देखो आंसर, अवकल समीकरण का हल, ठीक है। तो ये तो सॉलिड और सॉलिड 8 नंबर का प्रश्न है आपका, ठीक है। चलिए नोट करें इसको। अब और इसके आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 का है ना, ये भी आपका 8 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट।
तो समाकलन का क्वेश्चन है, देखो आसान सा, 0 से π/4 इसका लिमिट दिया गया है और यहां से लॉग में 1 + 10x ऐसा यहां पर दिया गया, इसका हमें समाकलन करना है। ठीक है, निश्चित समाकलन 0 से π/4 log 1 + 10x × dx, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखो, तो यहां से इसका मान ज्ञात करना है। इसको हम ऐसे सॉल्व करें कि ये i बराबर 0 से π/4 बिल्कुल ठीक है, यहां पर log और इसके बाद 1 + 10x के जगह पर हमें क्या लिखना है, π/4 - x लिखना है। देखो ध्यान दें, यहां पर हमने एक प्रॉपर्टी लगाई है, वो कौन सी है, यहां पर 0 से a(f(x) dx, ये अगर ऐसा लिखा होता है तो इसका समाकलन हम करते हैं 0 से a f(a - x) × dx, इस प्रकार से देखो इसका समाकलन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो अब 0 से π/4 ज्यों का त्यों log और इसके बाद 1 + 10 π/4 - x लिखा है, इसको हम 10x - y का फॉर्मूला से इसको प्रसार कर देते हैं। 10x - y बराबर होता है 10x - 10y, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, और अपॉन में लिखना है 1 + 10x × 10y, तो 10 π/4 × में 10x लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखो इंटीग्रेशन 0 to π/4 और इसको यहां पर लिखना है log 1 + 10 π/4 का मान 1 होता है, तो यहां पर 1 लिखना है, माइनस में 10x और नीचे अपॉन में 1 प्लस यहां भी 1 लिखना है, 10 π/4 को 1 लिखना है और इनटू में यहां पर 10x ज्यों का त्यों। अब देखो 0 से π/4 लिखो log और इसके बाद 1 प्लस यहां देखो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 1 + 10x इसका एलसीएम आएगा और यहां पर 1 + 10x लिखें प्लस 1 माइनस में 10x लिखें और यहां से देखिए -10x, ये प्लस 10x कैंसिल हो जाएगा, इनटू में dx ज्यों का त्यों लिखना है, इसमें कोई ढील पोल नहीं करनी है, dx तो रहेगा भाई, इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं। अब देखिए यहां पर इंटीग्रेशन 0 से π/4 यहां लिखना है log 1 और 1 2 लिखें, अपॉन में 1 + 10x लिखें। ठीक है, इंटू dx। अब बच्चों यहां पर log m बटे n, log m बटे n बराबर log m माइनस log n होता है, तो इसको यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 0 से π/4 लिखें और यहां लिख दें log 2 और यहां पर माइनस log 1 + 10x, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। ठीक है, log m माइनस log n, यहां पर दोनों के अलग अलग समाकलन कर सकते हो। देखो ध्यान दें, यहां दोनों के अलग अलग समाकलन करेंगे तो i बराबर इंटीग्रेशन, देखो log 2 तो ये है ना 0 से π/4, यहां पर लिखो log 2 × dx, फिर माइनस यहां पर भी ऐसा ही लिखना है 0 से π/4, 0 से π/4 और यहां पर लिखना है log 1 प्लस log में 1 + 10x इनटू में dx। ठीक है, log 2 हम बाहर निकाल लें और इसके बाद में 1 बचेगा, 1 का समाकलन x होता है, 0 से π/4 ज्यों का त्यों लिखना है और यहां पर देखो माइनस, इसको हम यहां पर i लिखेंगे। ध्यान से देखो, यही हमारा प्रश्न में दिया गया है, i बराबर 0 से π/4 log 1 + 10x dx, इसको क्या लिखेंगे, इसको i लिखेंगे। ये i इधर आएगा तो i के साथ जोड़ें, i + i बराबर यहां पर लिखना है log 2 और अब इसकी लिमिट कैसे रखते हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट फिर माइनस फिर नीचे वाली लिमिट, तो i का मतलब 2i बराबर में π/4 log 2 और i का मान जब निकालोगे 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो π/8 इनटू में log 2, ये बच्चों इसका देखो आंसर है। सॉलिड, कितना सॉलिड क्वेश्चन है ना, 8 नंबर का क्वेश्चन है, 9 का प्रश्न है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहां पर 9 खा में 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं, 4-4 नंबर के, 8 नंबर के आप पूरा प्रश्न होता है, इसमें 2 खंड बना दिए गए हैं। 8 का खा का पहला खंड है, इसमें समाकलन करना है और दूसरा आपका अवकलन का प्रश्न है। देखो यहां पर इसको रब कर लें, है ना। चलिए यहां पर देखो दूसरा जो प्रश्न है उसको समझें, 9वां का खा पार्ट है आपका ये,
देखिए प्रश्न संख्या है 9वां का खा, और खा का आपका पहला पार्ट है ये। देखो इसमें लिखता है समाकलन करना है 0 से 1, और इधर लिखा है साइन इनवर्स 2x बटे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और इंटू में dx, इसका समाकलन करना है। ठीक है, निश्चित समाकलन का प्रश्न है। यहां पर भी देखो ऐसे लिखोगे I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, यहां पर लिखना है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में dx। ध्यान से समझो बच्चों, अगर इसको यहां पर प्रतिस्थापन कर लिया जाए, x का मान यहां पर tan थीटा लिख दें, तो पहले दिमाग में ये समझना चाहिए कि भाई tan थीटा लिखने से फायदा क्या हो रहा है। बच्चों जब x का मान tan थीटा लिखेंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sin 2 थीटा हो जाएगा। और sin 2 थीटा, ये साइन इनवर्स लिखा है तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, 2 थीटा केवल बचेगा, है ना। तो यहां से हमें क्या करना है, देखो x बराबर tan थीटा लिख दें, तो इसमें से अगर थीटा का मान निकालें तो हमें मिलेगा कितना, tan इनवर्स x मिलेगा। इसका अवकलन करो तो dx बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू में d थीटा। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, जब ऊपर वाली लिमिट चेंज करो, x का मान 1 लिखें, x का मान 1 लिखें तो यहां पर tan थीटा का मान 1 कहां पर होता है, 45 पर होता है, तो थीटा का मान π/4 हो जाएगा। और जब x का मान हम 0 लिखेंगे तो tan 0 का मान 0 होता है, मतलब थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो ये प्रश्न हमारा ऐसे बदल जाएगा, 0 से π/4 इसका लिमिट हो जाएगा। और यहां पर देखो साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स का मान लिखोगे tan थीटा, और नीचे अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिखना है। इसके बाद देखो ये dx लिखा है, इस dx को हम क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहां पर समझो 0 से π/4 हमारा लिमिट है, साइन इनवर्स, और इस पूरे को हम क्या लिखेंगे, sin 2 थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, sin 2 थीटा। sin 2 थीटा का मान tan के पदों में होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बोलो होता है कि नहीं। अब बच्चों यहां पर sec स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों और डी थीटा भी ज्यों का त्यों, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल करेंगे तो 2 थीटा हमें मिल जाएगा, 0 से π/4, और ये हमारा 2 थीटा यहां बचेगा, और इसके बाद इंटू में sec स्क्वायर थीटा इंटू टी थीटा। करेक्ट है। अब बच्चों 2 बाहर निकाल लो, 2 अगर हम बाहर निकाल लें तो अब हमारे पास देखो I बराबर क्या हो जाएगा, 2 बाहर निकालें, 0 से π/4 हमारा लिमिट है, और इसके बाद थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। ध्यान से समझना बच्चों, अब तो सिंपल सा हो गया भाई। यहां पर खंडसा समाकलन से इसको पहला फलन मान लिया जाए, इसको दूसरा फलन मान लिया जाए, तो ये हमारे पास देखो समाकलन कर देते हैं। कैसे करना है, फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, ये थीटा को ज्यों का त्यों रखो। सेकंड वाले का समाकलन करना है, sec स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, tan थीटा होता है। sec स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है, tan थीटा। तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, सेकंड का समाकलन माइनस समाकलन, फर्स्ट का अवकलन करना है, थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, sec स्क्वायर थीटा का समाकलन करना है, tan थीटा लिख दें, और इंटू में डी थीटा लिख दें। बच्चों ठीक है कि नहीं। अब बच्चों यहां पर इतनी बात ध्यान से समझो, ये तो हमारा इसका तो समाकलन हो चुका है, 0 से π/4 इसका लिमिट रखना है, और यहां पर 0 से π/4 लिमिट रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर 2 अपना ज्यों का त्यों है, तो यहां लिखना है थीटा इंटू में tan थीटा, और ये लिमिट रखना है 0 से π/4, फिर माइनस tan थीटा का समाकलन फिर से करना है। tan थीटा का समाकलन होता है log sec थीटा, तो यहां लिखना है log sec थीटा, और इसके बाद लिमिट 0 से π/4 रखनी है। तो बच्चों समझो अब ये हमारा आंसर आने वाला है, बस लिमिट रख दे आंसर हो जाएगा। तो देखो 2 अपना ज्यों का त्यों है, पहले थीटा का मान लिखोगे π/4 इंटू में tan π/4, चलो थीटा का मान π/4 रख दिया, 0 रखने से पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यहां से काम खत्म इसका। अब यहां पर आ जाओ माइनस, यहां पर लिखना है log sec थीटा का मान पहले क्या लिखना है, ऊपर वाली लिमिट π/4 रखना है, फिर माइनस, और यहां पर log sec 0 थीटा का मान क्या लिखना है, 0 लिखना है। तो बस ये देखिए 2 यहां पर π/4
10 π/4 का मान 1 होता है, माइनस ये 0 है, कोई इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस यहां पर देखो लिखना है log sec π/4। sec π/4 का मान क्या होता है, √2 होता है। तो बच्चों sec 45 का मान क्या होता है, √2, यहां √2 लिखेंगे और यहां पर लिखना है log, और ये sec 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहां पर आपको log 1 मिल जाएगा और log 1 का मान टोटल 0 होता है, तो इसको हम 0 लिख लेंगे। तो आंसर में 2 π/4 ज्यों का त्यों, माइनस में लिखना है log, यहां √2 है, 2 का पावर 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं। √2 का मतलब क्या होता है, 1/2 पावर, और प्लस ये हमारा 0 हो जाएगा। अब देखिए 2 का अंदर गुणा करोगे तो π/4 लिखा है, 2 से 2 बार ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 2 का यहां भी गुणा हो जाएगा साथ साथ में, log m की पावर n बराबर, ये n कहां आ जाता है, पहले 1/2 पहले आ जाएगा, log 2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल करेंगे, बस अब फाइनल में हमारा आंसर π/2 माइनस में log 2 लिखना है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, क्लियर बात है। चलो चलिए अब देखो अंतिम प्रश्न की ओर, यहां पर 9 खा में जो दूसरा पार्ट दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। देखो अवकलन का प्रश्न है, आसान सा, जल्दी से नोट करें। चलिए आखिरी प्रश्न देखो 9 का खा जो प्रश्न है, उस खा में सेकंड जो पार्ट दिया गया है उसको देख लें। अवकलन करना है, देखिए चलो देखो भाई क्या करना है, यहां पर ये हमारे पास दिया गया है 9वां प्रश्न में जो खा प्रश्न है, 9 का खा, इस खा वाले प्रश्न का सेकंड भाग देखो। ऐसा कहता है कि यदि y बराबर x की पावर x इस तरीके से चला जा रहा है ना। तो बच्चों यहां पर देखो, इसमें हमसे कहता है dy/dx का मान बताओ। सिंपल सा काम है, देखो क्या करना होता है, यहां पर इसको कैसे सॉल्व करना है, y बराबर x की पावर, बच्चों x की पावर चलते जा रहे हैं ना, तो यहां से भी देखो तो ये भी हमारा y है, समझो x की पावर x है ना, अनंत बार चला गया है। तो यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर x की पावर, ये इतना भी इसको y लिखा जा सकता है। ठीक है, ये y बराबर टोटल है ना, x की पावर x, इसमें से एक कम कर दो तो अभी तो ये x पावर अनंत बार जाएगा ना, अनंत में से एक कम करने से कोई फर्क नहीं है ना, अनंत ही रहेगा, तो इसको भी हम y लिख सकते हैं। तो समझो प्रश्न हमारा ये हो गया, y बराबर x की पावर y, ये हमारा प्रश्न हो गया, इसका हमें अवकलन करना है। तो जब एक फलन पर दूसरे फलन की घात होती है तो हमें अवकलन करने में क्या करते हैं, log लेना पड़ता है। तो यहां पर आपको लिखना है दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log ले लिया जाए तो इसको यहां पर लिखना है log y बराबर में, यहां पर लिखना है log x की पावर y लिखना है। और अब इस y को पहले लिखना है ना, क्या लिखोगे, log y बराबर y इंटू में log x लिखोगे। क्या फॉर्मूला होता है, log m की पावर n बराबर n log m होता है, बोलो होता है कि नहीं। तो यहां पर देखो अब सीधा सीधा इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। ठीक है भाई, समझो। तो यहां लिखते हैं d/dx log y, और बराबर यहां भी ऐसे ही लिखना है d/dx by log x लिखना है। तो यहां पर देखो दो फलन हो गए, दो फलन के गुणनफल का फॉर्मूला लगाना है, जबकि यहां पर log y का अवकलन क्या लिखना है, log y का अवकलन 1/y, और y का अवकलन लिखना है dy/dx, बराबर का निशान लगाओ। दो फलन के गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फलन यों का त्यों, सेकंड का अवकलन log x का अवकलन 1/x, फर्स्ट फलन सेकंड का अवकलन प्लस यहां लिखना है सेकंड फलन। अब फर्स्ट का अवकलन करना है, यहां पर देखो y का अवकलन dy/dx लिखना है। ठीक है भाई, अब बच्चों dy/dx इधर ले आओ 1/y इंटू में dy/dx, और माइनस में यहां लिखना है log x इंटू में dy/dx लिखें, बराबर में y अपॉन में x, इस पद को इधर ले आई। क्योंकि dy/dx दोनों में से कॉमन दिखाई दे रहा है ना, इसलिए हम इधर ले आए, और dy/dx अब कॉमन यहां से हम ले लें तो बचेगा कितना, ध्यान से देखो, यहां तो 1/y बचेगा, फिर माइनस है log x बचेगा इधर,
और बराबर में इधर बचेगा बराबर में बाई बटी में एक्स। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात। अब बच्चों यहां से डी बाई ओवर डी एक्स का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। एक काम पहले करते हैं, यहां से देखो बाई एलसीएम आ जाएगा तो 1 माइनस बाई इंटू में लॉग एक्स मिलेगा, बराबर में यहां बाई अपॉन में एक्स लिखना है, ये बाई ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें डी बाई ओवर डी एक्स का मान मिल जाएगा। बाई और बाई का गुणा बाई स्क्वायर लिख लें, अपॉन में ये एक्स है, इंटू में 1 माइनस बाई लॉग एक्स लिखेंगे। बस बच्चों यही इसका देखो हमें आंसर लिखना है। ठीक है, यही लिखना है, डी बाई ओवर डी एक्स का मान यही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों पूरा सेट आपका ये कंप्लीट होता है। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी जरा भी अगर समस्या आ रही है तो कमेंट करके हमसे आप जरूर पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अब ये आपका सेट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वाले सेट को नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए यहीं रखते हैं, आपका वीडियो यहीं खत्म होता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करिए। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। बाय।